देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राजधानी के सभी कोचिंग सेंटरों को 1 महीने के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट पूरा करने का, अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों लगाने और सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार के लिए कोचिंग संस्थानों की संख्या नहीं बल्कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों से अपील की है, यदि किसी कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी या अन्य सुरक्षा मानकों की कमी दिखाई तो उसकी जानकारी संदेश, ईमेल या फोन के जरिए सरकार तक पहुंचाई जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए एक सख्त नियामक व्यवस्था और नया कानून ढांचा भी तैयार कर रही है ताकि भविष्य में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन ना हो। यह फैसला हाल के अग्निकांड के बाद छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। 1 महीने का टाइम है। दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000 नंबर से मतलब नहीं है। मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी बिल्डिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी मेजर्स नहीं है, उनको सील कर दिया जाएगा यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। हाईकोर्ट की कमेटी की फाइंडिंग के अनुसार हम एक लॉ लाने वाले हैं ताकि दिल्ली में हर एक कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे लाखों बच्चों की जिंदगियों को सेव किया जा सके और किसी भी तरीके की उन्हें कोई परेशानी ना हो। मैं ऐसे में स्टूडेंट्स का भी सहयोग चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि आपका कोचिंग सेंटर किसी भी स्थिति से सेफ नहीं है तो प्लीज़ मैसेज करें, मेल करें या कॉल करें, पर अपनी सूचना मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, सील भी कर सकते हैं ऐसे कोचिंग सेंटर को। जय हिंद, जय भारती। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है। सलेमपुर थाना क्षेत्र के परोली गांव से 4 दिन पहले लापता हुए ग्राम प्रधान सुनील कुमार उर्फ सन्नी राघव का शव आखिरकार काली नदी से बरामद कर लिया गया है। 4 दिन तक लगातार चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिकारपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव के जंगलों के पास काली नदी में उनका शव मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही सलेमपुर थाना पुलिस और शिकारपुर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूर्व प्रधान का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनील कुमार उर्फ सन्नी राघव परोली गांव में 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 24 तारीख की रात से गायब थे और लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे से गायब थे। उसी दिन से गांव के लोग भी और पुलिस प्रशासन भी बरकरार ढूंढ रहे थे। नदी में नाप डाल के भी देखे। अगर जब आज पता पड़ी, 27 तारीख में पता पड़ी कि प्रधान जी साहब वहाँ पर नदी में पड़ा हुआ है, तो गांव के लोगों से सूचना मिली। ऐसे गांव के लोग भाग के आए तो यहाँ पर देखा तो यह सब हमारे भूतपूर्व प्रधान जी का ही था। ये रात के 9 बजे 12 चल रहा। उसके बाद में ये वहाँ इनको खाना देख गए और खाने के बाद में घर ना पहुँचे। उसी दिन से गायब हो गए। 4 दिन से उन्होंने लगातार पूरा गांव और पास पुलिस भी सब ढूंढ रही। आज गए यहाँ, कौन सा गाँव है, फरीदपुर के कुंड में मिली। दिनांक 24/6/26 की रात सुनील कुमार राघव ग्राम परोली अपने ट्यूबवेल पर पानी भरने गए थे और सुबह वापस नहीं आए तो परिजनों ने तलाश किया तो बगल में ही काली नदी के पास उनका हवाई चप्पल और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस द्वारा, सलेमपुर पुलिस द्वारा 4 दिन तक सर्च अभियान चलाया गया। उसी सर्च अभियान के तहत आज ग्राम फरीदपुर थाना शिकारपुर के पास उनकी डेड बॉडी मिली
पुलिस द्वारा पंचनामा भर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। बाद पीएम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये 24 तारीख की रात से गायब। तो वहीं बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जहांगीराबाद पुलिस ने वंचित आरोपी इरफान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के लिए जंगल ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 22 जून को आरोपी इरफान के खिलाफ एक नाबालिग किशोर को चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद वो फरार चल रहा था। मुठभेड़ में घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल जहांगीराबाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 27 जून 2026 को थाना जहांगीराबाद पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 337/26 के वांछित अभियुक्त को ग्राम जसर से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त के द्वारा दिनांक 22 जून 2026 को एक नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू को ग्राम मंगलपुर पर जाने वाले रास्ते पर छुपाया हुआ है। पुलिस पार्टी अभियुक्त के साथ अभियुक्त के बताए गए स्थान पर पहुंची ताकि घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया जा सके। तो वहां पर अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ पहले से ही एक लोड तमंचा रखा हुआ था, जिसे बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने उठाकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा घटनास्थल से एक अवैध चाकू, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस की बरामदगी की गई है। थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल की लूट कोशिश के दौरान युवक पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना राजपुर खुर्द गांव की है, जहां शेरपुर निवासी अजित पुत्र जगदीश से बदमाशों ने मोबाइल लूटने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जब अजित ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंची और पुलिस घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के पहुंचने से पहले तीनों आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 27 जून 2026 को थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत एक व्यक्ति ग्राम रसपुरा से शेरपुर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसके ऊपर 3 व्यक्तियों द्वारा उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर व्यक्ति ने उस पर हमला किया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तत्काल जो है उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से तीनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी में पैसे के लेन देन को लेकर फल विक्रेताओं के 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात, घूंसे और डंडों से हमला करने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर हंगामा होता देख राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई। पूरी घटना वहां मौजूद लगे कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करते हुए दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ पुत्र सैयद नसीर सुल्तान उर्फ अड्डू बिल्लू के रूप में हुई है और सभी आरोपी दादरी और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और वायरल वीडियो के आधार पर
अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो वहीं नोएडा में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सेक्टर 92 की रहने वाली 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 42,13,000 रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक ठगों ने सबसे पहले महिला को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जहां फर्जी निवेशकों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर उनका भरोसा जीता गया, जिसके बाद एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर महिला का खाता खुलवाया गया और अलग अलग बैंक खातों में निवेश के नाम पर रकम जमा कराई गई। शुरुआत में ऐप पर अच्छा मुनाफा दिखाया गया, जिससे महिला का विश्वास बढ़ गया और उन्होंने कई किश्तों में कुल 42,13,000 रुपए निवेश कर दिए। जब महिला ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। शक होने पर महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ठगों ने उससे संपर्क पूरी तरह से बंद कर दिया। पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर मिलने वाले निवेश के लालच में ना आए और किसी भी अनजान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर ले। तो वहीं दिल्ली में अब बस का इंतजार करना यात्रियों के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। जल्द ही राजधानी के लोग अपने मोबाइल फोन पर बस स्टॉप और लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के जरिए वहां जा सकेंगे और उनकी बस कितनी देर में पहुंचेगी और कितनी देर में आने वाली है वो जान सकेंगे। दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम को अपनी प्रभावी बनाने जा रही है, जिसके तहत बसों में लगे जीपीएस सिस्टम से मिलने वाली लाइव लोकेशन के आधार पर बस स्टॉप पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर बस के पहुंचने का अनुमानित समय दिखाई देगा। यही जानकारी यात्रियों को मोबाइल ऐप के जरिए भी मिलेगी, जिससे वो उन्हें बस स्टैंड पर लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस सुविधा का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक, भरोसेमंद और तकनीकी आधारित बनाना है। जिसके अलावा यात्री बस की लाइव लोकेशन, रूट और अनुमानित आवागमन समय की जानकारी भी अपने फोन पर देख सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों का समय बचेगा और भीड़ भाड़ कम होगी और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद राजधानी में सफर सेफ्टी को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया है। इस विशेष अभियान के दौरान अब तक राजधानी में करीब 500 व्यावसायिक भवनों में गंभीर खामियां सामने आई है, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट और हॉल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और नर्सिंग होम जैसे प्रतिष्ठान शामिल है। जांच में पाया गया है कि कई इमारतों में फायर एनओसी मिलने के बाद भवन के नक्शे में बदलाव किए गए हैं। आपातकालीन निकास मार्ग और संकरे दिए गए हैं, अतिरिक्त कमरे बना लिए गए और कई जगह अग्नि सुरक्षा मानकों में अनदेखी की गई। दिल्ली सरकार द्वारा गठित 13 जिला स्तरीय और 39 उप जिला स्तरीय समितियां लगातार सर्वे कर रही है। सभी चिन्हित भवनों को नोटिस जारी कर उनके स्वीकृत स्ट्रक्चरल लेआउट मांगे गए हैं और जिन्हें मौके पर मौजूद निर्माण से मिलान किया जाएगा। यदि जांच में फायर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन या स्वीकृत नक्शे में छेड़छाड़ पाई गई तो संबंधी भवनों की फायर एनओसी रद्द की जा सकती है, जिसके बाद सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने और संबंधी विभागों से मंजूरी मिलने के बाद ही नई एनओसी जारी होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में किसी बड़े अग्निकांड को रोकना और राजधानी में फायर सेफ्टी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। तो वहीं दिल्ली के चर्चित रेड फोर्ट कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एएनआई के ने जांच दायरा बढ़ाते हुए 3 और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा
दाखिल किया है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपी ने की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है और एनआईए के मुताबिक आरोपियों में जम्मू कश्मीर के जाहिर अहमद और तुफैल अहमद और फरार चल रहे मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज उर्फ जफर शामिल है। जांच एजेंसी का दावा है कि मुजफ्फर अहमद इस आतंकी साजिश के प्रमुख साजिशकर्ता में से एक है और प्रबंधी आतंकी संगठन अल कयाद से जुड़े संगठन अंसार गजबत उल हिंद इंटरिम के गठन में भी उसकी अहम भूमिका रही। और एनआईए के अनुसार तीनों आरोपियों पर आतंकी नेटवर्क को हथियार, लॉजिस्टिक और सपोर्ट और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के आरोप है। ये मामला नवंबर 2025 में दिल्ली लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से जुड़ा है, जिससे में 11 लोगों की मौत हुई थी। और एएनआई का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और पूरे आतंकी नेटवर्क, साजिश तथा इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नगर निगम ने कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए इलाके में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही जिन इमारतों और संपत्तियों पर कार्रवाई की जानी है, वहां चेतावनी वाले साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना और अनधिकृत निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करना है। नगर निगम का कहना है कि सर्वे पूरी तरह से तकनीक आधारित और पारदर्शी होगा ताकि किसी भी तरह की गलती या विवाद की गुंजाइश न हो। अधिकारियों ने साफ किया है कि अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी मुताबिक शाम 7:04 पर अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई करीब 215 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का क्षेत्र बताया गया, लेकिन इसके झटके दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग घरों और दफ्तरों और ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जालमाल के नुकसान की भी कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञों के अनुसार भूकंप का केंद्र काफी गहराई में होने के कारण इसका असर बड़े क्षेत्र में महसूस किया गया, लेकिन नुकसान की आशंका अपेक्षाकृत कम रही। तो वहीं फिरोजाबाद निवासी एक युवक ने कथित चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित अंकित राठौर ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि गॉल ब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के लिए वो 2 जून 2026 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती हुए थे, जहां 8 जून को उनका ऑपरेशन किया गया। शिकायत के अनुसार ऑपरेशन के बाद उनके बाएं हाथ की उंगलियां धीरे धीरे काली पड़ने लगी और हाथ में ब्लॉकेज की समस्या हो गई। पीड़ित का आरोप है कि ये स्थिति ऑपरेशन के दौरान हुई चिकित्सकीय दृष्टि त्रुटि के कारण पैदा हुई है। शिकायत में कहा गया है कि बाद में उन्हें 19 जून को लोहिया अस्पताल में डिस्चार्ज कर KGMU के प्लास्टिक सर्जरी तथा सर्जरी विभाग में रेफर किया गया, लेकिन वहां भी समय पर भर्ती नहीं कराया गया और पीड़ित ने प्रशासन से तत्काल
KGUAM में भर्ती कराने और समुचित उपचार उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि समय रहते इलाज नहीं मिलने पर उनका हाथ काटने की नौबत आ सकती है और इसके लिए उन्हें शासन में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। विभूति नगर के मेरे घर वाले विभूति नगर थाने में गए थे एप्लीकेशन लेने, और उन्होंने एप्लीकेशन ले ली। फिर उन्होंने ये बोला कि चौकी पे चले जाओ, लोहिया हॉस्पिटल में चौकी है, उस पर उन्होंने ये बोला चौकी वालों ने कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। फिर मेरे और वो थाने में एप्लीकेशन दी थी, उसका कुछ हुआ नहीं, ना कोई प्रूफ दिया, और मेरे घर वाले भटक रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। विभूति नगर के मेरे घर वाले विभूति नगर। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।